अब वक्त है हमारे चुनाव स्पेशल शो 2024 का अंकगणित का और आज का हमारा नंबर है 130। ये नंबर उन 3 राज्यों की लोकसभा सीटों का है जिन्हें अब की बार स्विंग स्टेट कहा जा रहा है, यानी वो राज्य जहां की चुनावी हवा पल पल बदल रही है। ये स्विंग स्टेट है बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार और पश्चिम बंगाल में चुनावी हवा का रुख बीजेपी के पक्ष में मोड़ने की खातिर 4 रैलियां की। बिहार में बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए का मुकाबला राज्य में आरजेडी के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन से है, तो पश्चिम बंगाल में सीधा मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच है। वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी और कांग्रेस के साथ शिवसेना और एनसीपी का एक धड़ा है। ऐसे में सवाल यह है कि 3 स्विंग स्टेट की 130 लोकसभा सीटों का अंकगणित किसके पक्ष में जाएगा। आइए आपको नतीजों से पहले सबसे नए अनुमान का अंकगणित दिखाते हैं। बिहार में जंगल राज का सबसे बड़ा चेहरा आरजेडी है। भ्रष्टाचार में बिहार में भ्रष्टाचार का दूसरा नाम आरजेडी। प्रधानमंत्री ने 4 चीजें दी है, केवल बेरोजगारी दिया है, महंगाई दिया है, गरीबी दी है और जुमलेबाजी किया है। देश के शक्ति प्रधानमंत्री जी को क्या इस पावन धरती पर स्वागत करें, अभिनंदन करें मित्रों। मोदी इतने से संतुष्ट नहीं है। जो काम हुआ है ना, वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। मोदी जी जो 14 में वादे किए, जो 19 में वादे किए, कौन सा वादा पूरा हुआ है? नया क्या बता रहे हैं प्रधानमंत्री? रामनवमी और दुर्गा पूजा की शोभा यात्राओं पर पत्थर फेंकने वालों को टीएमसी सरकार ने पूरी परमिशन दे रखी है। जो हमारा नौजवान है, अब देश को बचाओ। मोदी का हक से, अमित शाह के हक से, बीजेपी का लुटेरा का हक से। बिहार की 40 लोकसभा सीट और 7 करोड़ 65 लाख मतदाता, पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीट और 7 करोड़ 58 लाख मतदाता, महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट और 9 करोड़ 14 लाख मतदाता, यानी 3 राज्य की कुल 130 लोकसभा सीट और करीब 24.5 करोड़ मतदाता। क्या इस बार दिल्ली की सत्ता के भाग्य विधाता है? इन राज्यों का सबसे नया सियासी अंकगणित आपको दिखाएंगे। अभी आप सबसे पहले बिहार के गया की तस्वीर देखिए, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए में शामिल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के उम्मीदवार जीतन राम मांझी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। गया की धरती पर उमड़ा ये जन सैलाब, ये अपार जन समर्थन, आपका ये उत्साह साफ बता रहा है कि फिर एक बार 4 जून बिहार में पिछली बार नरेंद्र मोदी के चेहरे पर एनडीए ने प्रचंड जीत दर्ज की थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 53% वोट के साथ बिहार की 40 में से 39 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की, तो करीब 31% वोट के साथ विपक्षी गठबंधन यूपीए को सिर्फ 1 सीट मिली। बिहार के चुनावी नतीजे हमेशा चौंकाते रहे हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव की मतगणना के शुरुआती 2 घंटे में बीजेपी जीतती नजर आ रही थी, लेकिन फिर पूरे देश ने देखा कि कैसे लालू यादव और नीतीश कुमार के महागठबंधन ने जोरदार जीत हासिल की। सच ये है कि बिहार के जनादेश का अनुमान लगाना हमेशा से मुश्किल रहा है। बिहार के नतीजे ही नहीं, नीतीश कुमार के पलटी मारने का पूर्वानुमान भी उतना ही मुश्किल है, जैसे नीतीश ने 2020 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा।
और 2022 में आरजेडी से हाथ मिला लिया। इसी तरह से इसी साल जनवरी में आरजेडी से मन भर गया तो दोबारा बीजेपी के पास लौट आए। हालांकि अब वो बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इधर उधर नहीं करने का वादा कर रहे हैं। लेकिन आरजेडी की अगुवाई में बिहार के विपक्ष ने नीतीश की पेंडुलम राजनीति और रोजी रोजगार के सवाल को बड़ा मुद्दा बना दिया है। ऐसे में बिहार फतह करने की बागडोर एक बार फिर नरेंद्र मोदी ने खुद संभाली है। गठबंधन अलायंस के पास न कोई विजन है, न कोई विश्वास है। ये लोग जब वोट मांगने जाते हैं तो भी नीतीश जी के कामों पर वोट मांगते हैं। ये लोग क्यों नीतीश जी के कामों का, केंद्र सरकार के कामों का क्रेडिट खाते हैं? पूर्णिया की जनता की तरफ से जय जय श्री राम। प्रधानमंत्री ने गया के बाद पूर्णिया में भी चुनावी रैली की, जहां से जेडीयू के संतोष कुशवाहा एक बार फिर एनडीए उम्मीदवार हैं, तो उनके खिलाफ जेडीयू से ही आरजेडी में गई बीमा भारती और हाल ही में कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय करने वाले लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पप्पू यादव चुनावी मैदान में हैं। प्रधानमंत्री के अनुसार एनडीए को अब की बार 400 पार जाना है। ऐसे में पूर्णिया समेत जीती हुई हर सीट को अपने पाले में कायम रखना बेहद जरूरी है। मोदी इतने से संतुष्ट नहीं है। जो काम हुआ है ना, वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी हमें पूर्णिया को, सीमांचल को, बिहार को और पूरे हिंदुस्तान को बहुत आगे लेकर जाना है। लेकिन विपक्ष मोदी के संकल्प पर सवाल कर रहा है। तो मोदी जी तो हम ही लोग को गाली देंगे, और तो कोई काम तो है नहीं। काम किया होता तो काम का जिक्र करते। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, मोदी जी ने केवल दिया क्या है देश को? बेरोजगारी दिया है, महंगाई दिया है, मोदी जी ने गरीबी दी है और जुमला दिया है। यही 4 चीज मोदी जी ने पूरे देश को दिया है। राष्ट्रीय जनता दल जो अपना वादा किया था 17 महीनों में, जो 17 वर्षों तक पूरा नहीं किया, 17 महीनों में हम लोगों ने रोजगार देके दिखाया। 5 लाख रोजगार दिया है। मोबाइल से क्या होगा? रोजगार मिलेगा। रोजगार की बात क्यों नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? किसानों की एमएसपी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आय दुगनी करने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? महंगाई कम करने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये सब बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अब सवाल ये कि 2024 में बिहार का अंकगणित बदलेगा या फिर पिछली बार जैसा ही होगा, ये तो 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल हमारा सबसे नया ओपिनियन पोल क्या कहता है, उसका अंकगणित देखिए। बिहार में गया और पूर्णिया में प्रधानमंत्री की हुई रैली से पहले के इस ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए को 31 तो विपक्षी गठबंधन इंडिया को 8 और अन्य को 1 सीट मिल सकती है, जो निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव की सीट है। प्रधानमंत्री बिहार आए तो विशेष राज्य के दर्जा पर एक बार भी क्यों चर्चा नहीं हुई? क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा? क्या कोसी, सीमांचल, पूर्णिया को बाढ़ से मुक्ति के लिए विशेष पैकेज की घोषणा वो करेंगे? भारत माता की। लेकिन पूर्णिया में प्रधानमंत्री की रैली के बाद अगर लोगों का मन बदला तो यहाँ नतीजा भी बदल सकता है। पूर्णिया के बाद नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले के बालूर घाट पहुंचे, जहां से प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। टीएमसी ने हमेशा की तरह यहां रामनवमी उत्सव को रोकने की पूरी कोशिश की, सारे षड्यंत्र किए, लेकिन जीत सत्य की ही होती है। इसलिए कोर्ट से अनुमति मिल गई है और कल पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ रामनवमी की शोभा यात्राएं निकलेगी।
2019 के चुनाव में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में 40% वोट के साथ 18 सीटें जीतकर विपक्ष को चौंका दिया था। टीएमसी ने 43% वोट के साथ 22 सीटें हासिल की थी। कांग्रेस को 6% वोट के साथ 2 सीटें मिली थी, जबकि वामपंथी दलों को वोट तो 8% मिले, लेकिन सीट एक भी नहीं। अब की बार नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल का अंकगणित बदलना चाहते हैं। ऐसे में वो इस राज्य के न सिर्फ ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, बल्कि टीएमसी पर जबरदस्त सियासी हमले भी कर रहे हैं। बालूर घाट के बाद प्रधानमंत्री उत्तर दिनाजपुर के रायगंज पहुंचे, तो यहां भी उन्होंने पिछले साल रामनवमी पर हुई आगजनी और पथराव को लेकर सूबे की टीएमसी सरकार को घेर लिया। टीएमसी के बंगाल में किस चीज की परमिशन मिलेगी, किसकी परमिशन नहीं मिलेगी, ये कानून तय नहीं करता, ये टीएमसी के तोलाबाज और गुंडे तय करते हैं। बंगाल में रामनवमी की शोभा यात्रा की परमिशन नहीं मिलती, उसके लिए श्रद्धालुओं को कोर्ट जाना पड़ता है। नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के चुनावी अंकगणित में करिश्माई बदलाव के मिशन पर हैं, तो ममता बनर्जी भी बीजेपी के मकसद को नाकाम करने में जुटी हैं। सिलीगुड़ी की जनसभा में उन्होंने कैसे सीएए, एनआरसी और यूसीसी के मुद्दे को हवा देकर चुनाव का रुख बदलने की कोशिश की, आपको सुनाएंगे। अभी आप प्रधानमंत्री के रामनवमी वाले सवाल पर टीएमसी का जवाब सुनिए। तृणमूल कांग्रेस सब धर्मों में विश्वास करती, सब जाति भाषा सबको लेकर विश्वास करती। वी बिलीव इन कम्युनल हार्मनी। यही एक बात है। लोकसभा के प्रचार में आके इस तरीके के गलत व्याख्या देना और एक पार्टी के संबंध में, मेरे ख्याल में ये सही नहीं है। टीएमसी केंद्र पर पश्चिम बंगाल से भेदभाव का आरोप लगा रही है, तो ममता बनर्जी सीएए और यूसीसी जैसे मुद्दे पर सूबे के मतदाताओं को आगाह कर रही हैं। जो हमारा नौजवान है, अब देश को बचाओ। मोदी का हक से, अमित शाह के हक से, बीजेपी का लुटेरा का हक से। और चोर बोलने अली गली में शोर है, बीजेपी चोर है। अली गली में शोर है, वॉशिंग मशीन में चोर है। अली गली में शोर है, वॉशिंग मशीन में चोर है। सीबीआई का साथ मिले हैं, क्यों? अली गली में बीजेपी का चोर है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी अपना किला बचाने, तो बीजेपी यहां पक्का ठिकाना बनाने की हर मुमकिन कोशिश में जुटी है। इस सिलसिले में पार्टी ने अपने आखिरी और 42वें उम्मीदवार के नाम का भी ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने ममता बनर्जी के भतीजे और डायमंड हार्बर सीट से टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ अभिजीत दास बॉबी को टिकट दिया है। पश्चिम बंगाल में विपक्षी इंडिया गठबंधन के बीच सहमति नहीं बन पाई, सीटों का बंटवारा नहीं हो सका, जिसके चलते टीएमसी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर इसका फायदा बीजेपी को मिला तो पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में सियासी अंगणित बदल सकता है। तृणमूल के जिताते होंगे। असली अंकगणित तो चुनावी नतीजे के दिन ही पता चलेगा, लेकिन अभी पश्चिम बंगाल का सबसे नया ओपिनियन पोल देखिए। इस राज्य की 42 लोकसभा सीटों में बीजेपी को 20, कांग्रेस को 1 और टीएमसी को 21 सीटें मिल सकती है, जबकि इस बार भी वामपंथी दलों को पश्चिम बंगाल में खाली हाथ ही रहना पड़ सकता है। लोकसभा सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा बड़ा राज्य महाराष्ट्र है, जहां इस बार दोनों तरफ के गठबंधन की गांठ पूरी तरह से उलझी हुई है। एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ है कांग्रेस, जबकि शिवसेना 2 हिस्सों में टूट चुकी है। एकनाथ शिंदे की अगुवाई में पुराने नाम और निशान वाली शिवसेना बीजेपी के साथ है, तो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में नए नाम निशान वाली पार्टी कांग्रेस के साथ है। इसी तरह से एनसीपी भी 2 हिस्सों में टूट चुकी है। अजीत पवार की अगुवाई में पुराने नाम निशान वाली एनसीपी बीजेपी के साथ है, तो शरद पवार के नेतृत्व में नए नाम निशान वाली पार्टी कांग्रेस के साथ है। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन एमबीए में सीट बंटवारे का अंतिम अंकगणित सामने आ चुका है, लेकिन सत्ताधारी महायुति में अब तक सीट बंटवारे का आखिरी फॉर्मूला सामने नहीं आ सका है।
ऐसे में बड़ा सवाल ये कि गठबंधन में उलझे गणित वाले इस प्रदेश का जनादेश क्या होगा। अब की बार क्या होगा, इसका संभावित अंकगणित आपको महाराष्ट्र के सबसे नए ओपिनियन पोल के जरिए दिखाएंगे। अभी आप इस सूबे का 2019 वाला अंकगणित देखिए। तब एकजुट शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन एनडीए को 51% वोट और 41 सीटें मिली थी, तो एकजुट एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन यूपीए को 34% वोट और 5 सीटें मिली थी। वहीं एआईएमआईएम को करीब 1% वोट और 1 सीट मिली थी, तो 4% वोट के साथ 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई थी। ऐसे में बीजेपी के सामने इस अंकगणित को कायम रखने की चुनौती है, तो कांग्रेस के लिए खोई जमीन वापस पाने की। लिहाजा कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी एससीपी सीट बंटवारे के पेच को सुलझाकर महाराष्ट्र का माहौल बदलने में जुटी है। जबकि बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी में कौन कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगा, इस पर अब तक अंतिम सहमति नहीं बन सकी है। ये और बात है कि उम्मीदवारों के ऐलान का सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी ने सतारा से सस्पेंस खत्म करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज उदयन राजे भोसले को उम्मीदवार बनाया है, जिनका मुकाबला एनसीपी शरद गुट के शशिकांत शिंदे से होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनसीपी उम्मीदवार के तौर पर उदयन राजे ही सतारा से सांसद चुने गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने एनसीपी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया और उपचुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। महाराष्ट्र में मौजूदा हालात में जनता का रुझान क्या है, इसे ओपिनियन पोल के अंकगणित से भी समझिए। हमारे सबसे नए ओपिनियन पोल के अनुसार महाराष्ट्र में बीजेपी को 25, शिवसेना शिंदे को 3 और एनसीपी को कोई सीट नहीं मिलने के आसार हैं। यानी महायुति को कुल 28 सीटें मिल सकती हैं, तो कांग्रेस को 5, शिवसेना यूबीटी को 10 और एनसीपी एससीपी को 5 यानी महाविकास अघाड़ी को 20 सीटें मिलने का अनुमान है। अब यह अनुमान हकीकत में बदलते हैं या फिर बीजेपी के चुनावी नारे सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। पर महाराष्ट्र के मतदाताओं ने यकीन किया तो नतीजे ओपिनियन पोल के उलट भी हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।